आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योग करने पतंजलि योगपीठ पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि 20,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में बाबा रामदेव के साथ योग करने से प्रफुल्लित हूं। सीएम ने कहा, हम उत्तराखंड को योग, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि हर तरह के टूरिज्म का उत्तराखंड में बड़ा स्कोप है। वहीं बाबा रामदेव ने कहा, योग युक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी। हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया। सभी लोग नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, नशे की प्रवृत्ति में किसी को न आने दें और न ही नशा करें। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जागेश्वर से बेहतर स्थान योग के लिए दूसरा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द जागेश्वर धाम आएंगे। प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से हम सब लोग और उन्होंने स्वयं भी इच्छा प्रकट की है। बाबा जागेश्वर की महिमा से वो भली भांति परिचित हैं और हमारा सबका प्रयास रहेगा कि बाबा जागेश्वर उनको भी बुलाएं। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत महत्व का स्थान है और आज विश्व योग दिवस हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। ये मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत इसका मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है और जल्दी ही यहाँ पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सारे विस्तारीकरण के काम, यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के काम, यहाँ भवनों के नवीनीकरण के काम, यहाँ पर हेलीपैड, अन्य चीज़ें बनाए जाने के काम बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। आज विश्व योग दिवस है। एक विश्व योग दिवस पर बाबा की इस धरती से, बाबा जागेश्वर की धरती से सभी को विश्व योग दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब लोग अपने जीवन में योग को एक दिनचर्या के रूप में अपनाएं। योग हमें जो है उन्नति की ओर ले जाता है, योग हमें गति देने का काम करता है, योग हमें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा की जागेश्वर धाम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जागेश्वर से बेहतर स्थान योग के लिए दूसरा कोई और नहीं है। वहीं मसूरी में विश्व योग दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने टाउन हॉल पर योग दिवस मनाया, जहां पर योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल द्वारा सभी लोगों को योगा का अभ्यास कराया गया।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने किया। कालाढूंगी विधानसभा में रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। योगाचार्य डॉक्टर सीमा मिश्रा के निर्देशन में महिलाओं ने योग किया। नरेंद्र नगर के रामलीला मैदान में भी बड़ी संख्या में लोग योग करने के लिए पहुंचे। वहीं दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो देखिए, 21 जून को देहरादून के रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य सहित कई युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। वसुदैव कुटुंबकम की थीम के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों और खिलाड़ियों के साथ मिलकर योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा, योग भारत की प्राचीन धरोहर है। योग से तन के साथ मन भी स्वस्थ होता है। उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से देश में और विदेश में भी योग को एक नई पहचान मिली है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से मैं अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये योग दिवस हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसको कि एक परिचय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देने का काम किया है। हमारे जीवन की आपाधापी में हम सब लोग अपने आप को फिट रखना भूल गए हैं, और वो भी फिट रखना बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हम किस प्रकार से फिट रख सकते हैं। चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हमारे आंतरिक स्वस्थता हो, ये सारी चीज़ें जो हैं यदि हमें सुनिश्चित करना है तो विधानसभा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्पीकर रितु खंडूरी ने विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग किया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। आज युवा पीढ़ी भी योग को लेकर के जागरूक हो रही है। आप सब जानते हैं कि 11 दिसंबर 2014 से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा शुरू किया गया था। भारत की अगुवाई के कारण ये सब शुरू हुआ था और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी 180 देशों की अगुवाई करते हुए न्यूयॉर्क में योग करेंगे। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। वसुदैव कुटुंबकम इस बार का हमारा लोगो है। योग का विचार ही यही है। योग जोड़ने की बात करता है, योग विस्तार की बात करता है, योग सबको जोड़ने की बात करता है। और ये वसुदैव कुटुंबकम आज से नहीं, हमारा एक संस्कार है। तो मुझे बहुत खुशी है कि धीरे धीरे योग एक विश्व के हर जगह मनाया जा रहा है। और बड़ी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने अपनी टीम के साथ राजपुर के एमडीडीए पार्क में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर योग के कई आसन किए। इस मौके पर योग प्रशिक्षक द्वारा सभी को योग के साथ साथ खान पान व दैनिक रूटीन कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर बंशीधर तिवारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एमडीडीए के राजपुर पार्क में प्रतिदिन निःशुल्क योग शिविर का आयोजन आम आदमी के लिए किया जाएगा। बहुत जल्द इसकी विधिवत सूचना जारी कर दी जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, स्वस्थ रहने के लिए और मानसिक शांति के लिए भी, यानी मन भी शांत रहे, तन भी ठीक रहे, उसके लिए योग एक बड़ा आवश्यक भी है, आज के समय में ज़रूरी भी है। और जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं कई प्रकार के रोगों का, तो निरोधात्मक एक उपचार भी है कि हमारे शरीर को रोग होने ही नहीं देगा। तो ये बड़ा अच्छा है। और आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आयोजन किया था एमडीडीए की तरफ से, और इसको हम आम जनता के लिए खोल देंगे और निःशुल्क रहेगा। और सुबह जो भी हम समय तय करेंगे, प्रचार प्रसार कर देंगे, तो कोई भी व्यक्ति आ करके यहाँ पर योग सीख सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। आपके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ धाम में दानदाता द्वारा दान किए गए सोने की परत
उतरने को लेकर के फैल रही अफवाहों पर बीकेटीसी और सरकार से जवाब मांगा है। गोदियाल ने कहा कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था, जिसकी परत भी उसी तरह तांबे की दिखाई दे रही है, जैसा कि केदारनाथ धाम से सूचनाएं आ रही हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि 2021 से 22 में भी केदारनाथ धाम में 230 किलो सोना चढ़ाने की बात सामने आई थी, जिस पर अब बीकेटीसी द्वारा मात्र 23 किलो सोना चढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार और बीकेटीसी को इस पर स्थिति को स्पष्ट करना होगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार और बीकेटीसी ये भी स्पष्ट करे कि मंदिर में लगाया गया सोना वाकई में सोना है या फिर कोई अन्य धातु। वहीं इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सरकार और बीकेटी से जवाब मांगा है। यदि जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो हैं तो वो गंभीर बातें हैं, वो हमारी आस्था पर चोट हैं, वो एक हमारे विश्वास की, सामूहिक विश्वास की लूट है और हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो एक शून्य मतलब ये एक शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, चूंकि मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया, उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं ही उसका काम किया, स्वयं लगाया। तो जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कैसे आश्वस्त हैं कि वो 23 किलो सोना था और किस क्वालिटी का था, वो 24 कैरेट का था, 22 कैरेट का था या निम्नतम कैरेट का था, कितने कैरेट का था। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को लेकर के इन दिनों हरिद्वार में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल मदन कौशिक के खिलाफ पार्टी के नेताओं के साथ ही साधु संतों ने भी बीजेपी हाईकमान को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मदन कौशिक के खिलाफ साधु संतों के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन भाजपा के नेताओं ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब मदन कौशिक पर लगे आरोपों से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वो तथ्यहीन सवालों के जवाब देना ठीक नहीं समझते। जबकि भाजपा से जुड़ी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस पूरे मामले पर कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति में माहिर भारतीय जनता पार्टी अब जो है सनातन के प्रतीकों पर ही लगातार हमला कर रही है। चाहे केदारनाथ में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी को जो है वीआईपी मानने से इनकार कर दिया, उनको कहा कि लाइन में लग करके आप दर्शन कीजिए। अब हरिद्वार में जो है उदासीन अखाड़े के संत मदन कौशिक पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो आंखें मूंदे बैठा है। उन पर आरोप है कि उदासीन आश्रम की जो जमीनें हैं, जो आश्रम की संपत्तियां हैं, उनको खुर्द बुर्द करने में माफियाओं से मदन कौशिक जी मिले हुए हैं। और राज्य से बाहर भी जो संपत्तियां हैं उदासीन आश्रम की हजारों करोड़ का घपला बताया जा रहा है। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं, और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार की तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में, और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार के विरोध उन्होंने कड़ा प्रहार की बात कर रखी है। 1064 जैसी भ्रष्टाचार के विरोध हेल्पलाइन शुरू करी हुई है और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने अभी लगातार एक्शंस भी लिए हैं। अगर इसमें भी कोई ऐसी चीजें निकल कर आएगी जिस पर किसी भी प्रकार का संशय स्पष्ट हो जाएगा या कोई चीजें निकल कर सामने आएंगी तो इस पर भी निश्चित ही कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सरकार तेजी से दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुट गई है। विदेश में सिंगापुर और दुबई में राज्य सरकार रैली कर निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आकर्षित करेगी, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में 5 बड़ी रैलियां कर उद्योगपति निवेशकों से सरकार संपर्क कर उन्हें उत्तराखंड आमंत्रित करेगी। जुलाई महीने से प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के लिए रैली और शो का आयोजन शुरू हो जाएगा।
और ये टेंटेटिवली डिसीजन लिया हुआ है कि दिसंबर के सेकेंड वीक में हम लोग इन्वेस्टर समिट को करेंगे और इसमें चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी सुविधा अनुसार तिथि हमें मिल जाए, तो इसलिए तिथि को हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। और हमारी जो जितने रोड शोज़ होनी है, तो रोड शोज़ हम विद इन द कंट्री 5 या 6 करेंगे और आउटसाइड द कंट्री 2 रोड शोज़ करेंगे। ये रोड शोज़ हम लोग जुलाई के सेकेंड वीक से प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसके लिए तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। अभी दुबई और सिंगापुर 2 ही जगह किया गया है, क्योंकि 2 जगह पे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और यूरोप वगैरह हमने इसलिए नहीं रखा कि यूरोप में अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ कंट्रीज़ में तो रिसेशन भी चल रहा है। इसलिए दुबई इसलिए है कि हमारी मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा HNIs हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सिमिलरली सिंगापुर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के इन्वेस्टर्स काफ़ी संख्या में मौजूद। ऋषिकेश में IDPL के आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने खुद को बेघर होने से बचाने के लिए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कॉलोनी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की केवल एक ही मांग है कि उनको बेघर न किया जाए। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जब IDPL फैक्ट्री बंद हुई थी, उस दौरान IDPL प्रबंधन को 100 दिन के अंदर नोटिस देकर अपनी कॉलोनी खाली करा लेनी चाहिए थी, मगर किस लालच में कॉलोनी को खाली नहीं कराया गया, इस समय ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों ने बताया कई दशक बीतने के बाद अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस बुढ़ापे में अपने लिए कहीं आशियाना तलाश सके। यदि सरकार की IDPL की भूमि पर किसी योजना के तहत कार्य करने का इरादा है, तो कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पहले विस्थापित कर दूसरी जगह पर बसाया जाए। जब से ये उत्तराखंड बना है या जब से फैक्ट्री बनी है, तब से उसके बाद इनके पास जो है इनकी तरफ ध्यान देने का कोई समय नहीं था। इनके पास मैं समझता हूँ आज कोई कागज दस्तावेज नहीं है जिसके कारण पे जो है इनको ये हटा सके यहाँ से। इसलिए बलपूर्वक जबरदस्ती बिना कागजों के यहाँ पे आकर ढिंडोरा पीट के जा रहे हैं। पूरा जो है जो नियम कानून है उनको ताक पे रख करके यहाँ के लोगों को धमकाया जा रहा है। जबरन जो है खाली करने का जो है नोटिस दिया जा रहा है, जबकि जो सक्षम न्यायालय है, सक्षम न्यायालय से जो है कोई आदेश पारित होना चाहिए था किसी ठोस बैकग्राउंड के आधार पे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर खुलकर के अपनी राय रखी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि संविधान की धारा 44 में UCC का उल्लेख है। UCC किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC के लिए उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इशारों में साफ कर दिया कि कैबिनेट का विस्तार 30 जून तक नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।